बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जो यू सेट का टेस्ट है बेसिकली वो है क्या, या आप ये कह लें कि जो यू सेट का टेस्ट है इस टेस्ट को देने की असल बड़ी वजह क्या है, या आप ये कह लें कि जो यू सेट का टेस्ट है एचईसी ने कौन सा सिलेबस इसका इशू किया जिस बेस पे आपने टेस्ट देना है, या आप ये कह लें कि यू सेट की जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वो क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस खासकर पीएमएस या सीएसएस को लेके या कोई भी जॉब रेलेवेंट या एंटीएस जो है रेलेवेंट वीडियोस वो आप तक बर वक्त पहुँच रहे ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें और किसी किस्म की कोई मिस्टेक या गलती या कोई नेग्लिजेंसी आप इम्प्रूव ना करें। तो अब बात करते हैं कि जो यू सेट का जो टेस्ट है बेसिकली इस टेस्ट का स्टार्टर क्या है या इनिशिएट क्या है। तो सबसे पहले बात होगी कि इसका जो स्टैंड बाय वो क्या है। तो यू सेट का जो स्टैंड बाय है, यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट, यानी कि ये बनता है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। चलिए ये तो हो गया इसका इनिशिएट। अब बात करते हैं कि जो यू सेट का टेस्ट है इसको देने की कौन सी असल बड़ी वजह है जिस बेस पे स्टूडेंट्स को यू सेट एम का टेस्ट इसकी अटैम्प्ट देनी पड़ती है। तो उसकी सबसे बड़ी असल वजह ये है जो तो स्टूडेंट्स एम डी कैट के जो टेस्ट है उसे क्लैरिफाई नहीं कर पाते या किसी भी वजह से एम कैट का जो टेस्ट है एम डी कैट का टेस्ट उसकी अटैम्प्ट नहीं दे पाते या उसमें एडमिशन नहीं ले पाते, तो फर्दर आफ्टर एफ एस सी जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी ये बताती है कि आपने एडमिशन लेने से पहले एच की तरफ से एक यू सेट का जो टेस्ट है उसकी अटैम्प्ट आपने देनी है, खाली देनी नहीं है, उसे आपने क्लैरिफाई भी करना है। अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्सिटी का जो आप ये कह लें कि एक पैटर्न है, स्कोर बोर्ड जो है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, तो ही आपको किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल किसी भी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने यू सेट का टेस्ट खाली देना नहीं है, इसे आपने जो है क्लैरिफाई कर रहा है। ये बात अपने आप ध्यान में बिठा लीजिए। तो ये तो हो गया कि ना यू सेट का टेस्ट आपने क्यों देना है। अब बात करते हैं कि एचईसी की तरफ से यू सेट का जो कौन सा सिलेबस है जिस सिलेबस को फॉलो करके आपने जो यू सेट एम का जो टेस्ट है वो आपने जो है क्लैरिफाई करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यू सेट का टेस्ट है ये है कितने मार्क्स का। ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है। इसमें 75% आपका एमसीक्यूज़ है, 25% आपका एसेज है। तो जो आपका 75% जो एमसीक्यूज़ है पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का है, फिर आपका क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है वो 25 मार्क्स का है, फिर आपका सब्जेक्ट बेस है वो भी जो है वो है आपका जो है 30 मार्क्स का। तो ये आपके 75 मार्क्स टोटल बनते हैं। फिर आपका एसेज का पोर्शन है वो 25 मार्क्स का है। अब एचईसी ने स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए या स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो हमारी वर्बल रीजनिंग है या क्वान्टिटेटिव जो हमारा रीजनिंग है या सब्जेक्ट बेस है या ऐसे बेस है, इसको भी उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया और काफ़ी अच्छा बताया कि स्टूडेंट्स जब तैयारी करें तो क्योंकि उनके लिए वर्बल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग उनके लिए नहीं है, इस वजह से उन्हें मालूम नहीं होता कि वर्बल जो है रीजनिंग उसको तैयार कैसे करना है या क्वान्टिटेटिव जो है रीजनिंग उसको कैसे तैयार करना है, या एसेस पे हमने क्या लिखना है या सब्जेक्ट बेस में हमने क्या जो है लिखना है। तो एचईसी ने उसकी भी एक स्पेसिफिकेशन दी है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें जो आपकी वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है। उसको लेके एचईसी ने जो है आपको डिस्क्राइब किया है कि उसमें जो 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ आएंगे वो उसमें पोर्शन कौन कौन से होगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल एनालॉजी है वो 5 नंबर के आएंगे या 5 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। फिर आपका सिनोनिम एंटोनिम है वो 4 नंबर के आएंगे या 4 एमसीक्यूज़ आपके होंगे। सेंटेंस कॉम्प्लीशन है वो 5 नंबर की आएगी। फिर कॉम्प्रीहेंशन है ये आपका 6 नंबर आएगा। यानी कि टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके 20 मार्क्स बनते हैं, या आप ये कहें कि 20 एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपने अटैम्प्ट करना है। ये तो होगी आपकी वर्बल रीजनिंग। अब बात करते हैं कि जो आपकी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है वो क्या है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें आपका जो अर्थमेटिक है वो 6 नंबर का या 6 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। फिर अलजबरा एंड फंक्शन है वो 4 नंबर का है या 4 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। फिर ज्योमेट्री है वो 3 नंबर की है या 3 आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। फिर इक्वेशन जिसमें है वो 3 नंबर के या 3 एमसीक्यूज़। स्टैटिस्टिक्स है वो 3 नंबर या 3 उसके एमसीक्यूज़। फिर आपका सिनेरियो बेस्ड या मेंटल एबिलिटी है वो आपका 6 नंबर का है। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके 25 मार्क्स बनते हैं। ये आपका होगा क्वान्टिटेटिव रीजनिंग। आप सब्जेक्ट बेस की बात करें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिक्स है वो 10 नंबर का है, फिर केमिस्ट्री वो 10 नंबर का है, फिर बायो आपका 10 नंबर का है। तो ये आपके 75 मार्क्स जो हैं ये एमसीक्यू बेस्ड हैं। फिर ऐसे बेस की बात करें तो उसमें आर्गुमेंट बेस आपका ऐसे है वो 15 मार्क्स का है। फिर आपका नैरेटिव बेस ऐसे है वो आपका जो है वो 10 नंबर का है। ये दोनों एसेज आपने अटैम्प्ट करने हैं। एसेज की अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ समझ नहीं आ रही होती, तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो आर्गुमेंट बेस आपका ऐसे है वो ऐसा ही है जैसे आप एक तरह से मुकालमा लिखते थे 9th-10th में या इंटर में, लेकिन मुकालमे में 2 तरफ़ा ये तो है कि 2 लोग होते थे। यहाँ पे आपने जो
जो आपने ऐसे लिखना है वो लिखना दो तरफ़ा ही है, लेकिन वो दोनों तरफ़ा पे होल्ड आपका है, यानी कि ये कह लें कि दलाइल पर मबनी आपने ऐसे एक लिखना है। फिर भी स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, मैंने इस पर ज़्यादा ब्रीफली बता दिया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, कि आपने दोनों जो दोनों साइडों पे बात करनी है और दोनों साइडों पे होल्ड आपका है। बेशक किसी को आप या अपग्रेड दे दें या दूसरी तरफ आप थोड़ा सा उसको थोड़ा कम सपोर्ट करें, तो ये आपके ऊपर है। आर्गूमेंट बेस जो ऐसे आपने इस तरह से मेंशन करना है, इस तरह से आपने तैयार करना है। फिर नैरेटिव बेस आपका ऐसे है, स्टूडेंट्स को उसका भी नहीं मालूम, ये आपका 10 नंबर का है। तो देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी मैंने काफ़ी ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया, इंग्लिश में भी किया और उर्दू में भी किया, कि जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है। बेसिकली ये जो आप कह लें कि वजाहती तौर पर आपने मजमून एक लिखना है, जिस पे आपके ज़ाती इमोशनल्स या अगर आपने कोई अपने अंदर कोई सेल्फ एबिलिटी पैदा की है तो वो कैसे की है। तो ये जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है, बेसिकली वो यही है। या आप इसको ब्रीफली स्टडी भी कर सकते हैं, वो मैंने इंटरफेस आपको दिया है, बस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब बात करते हैं कि HEC ने ये जो सिलेबस आपको दिया है, इसको देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जब भी ये जो टेस्ट की अटैम्प्ट आपने देनी है, जब भी आपने तैयारी करनी है, आपने इसी कोर्स की तैयारी करनी है, इसे हट के तैयारी नहीं करनी। क्योंकि जो हमारा वर्बल एबिलिटी या रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग, इसका जो कोर्स है वो काफ़ी लेंथी है, वो ख़त्म नहीं होता। जैसे आपका फिजिक्स है, इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने वो तैयार करना है जो आपने 9th 10th में या जो आपने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है। तो ये एक कोर्स ऑफ कंटेंट है। इसी तरह से जो वर्बल जो आपकी रीजनिंग है या क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है, HEC ने जो इसका कोर्स क्राइटेरिया जो दिया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उसको देने का एक मकसद है कि जब भी आपने तैयारी करनी है, आपने इससे हट के तैयारी नहीं करनी। कोशिश करें कि जब भी आप इसको तैयार करें, इसी ही बेस पर आप तैयार करें, इससे बाहर आप तैयारी करें उस सेंस में जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो। सपोज़ अगर आपने टेस्ट के लिए अगर आपने एडमिशन लिया होगा, तो अगर आपके पास 2 वीक्स है या 3 वीक्स है या 1 महीना सपोज, तो अगर आपने 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है तो इसी ही टेस्ट की करनी है, या आप ये कह लें कि इसी ही जो कोर्स ऑफ कंटेंट की करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। क्योंकि इससे बाहर अगर आप जाएंगे तो वो आपकी सेल्फ एबिलिटीज़ इंप्रूव होंगी। लेकिन अभी जो हमारे साथ मसला है, या आप ये कह लें जो हमें अभी जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमने अपने 100 मार्क्स को कवर करना है, हमने जो HEC ने जो सिलेबस दिया उसको कवर करना। तो लिहाजा आप अपना टेस्ट जब भी तैयार करें, इस कोर्स की बेस पर तैयार करें। इससे बाहर आप तैयारी तब करें जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, फिर आप अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, वो चाहे जितना भी कर लें वो उतना कम है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो टेस्ट है, इसमें जो पासिंग जो मार्क्स हैं परसेंटेज वो कितनी है। तो इसमें जो 50% मार्क्स वाला जो बच्चा है वो पास कंसिडर होगा, इससे कम वाला बच्चा जो फेल कर दी जाएगा। तो लिहाजा आपने जो तैयारी वो दिल लगा के करनी है। लेकिन स्टूडेंट के साथ एक कन्फ्यूजन और यहाँ होती है, उनको लग रहा होता है कि शायद हमने एक दफ़ा अटैम्प्ट दी और हम क्लैरिफाई नहीं हो पाए, या हमारे पास दूसरा किसी भी वजह से हमारे पास जो है दूसरा चांस नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। साल में 4 मरतबा टेस्ट वो जो होता है, अगर आप एक में अटैम्प्ट नहीं दे सकते या किसी वजह से आप अपीयर नहीं हुए तो आप उससे अगले में आप कर लें, उसमें नहीं हो सके तो उससे अगले में कर लें। साल में 4 मरतबा ये टेस्ट होता है। तो लिहाजा ये बात आप अपने ज़हन से निकाल लें कि अगर एक दफ़ा किसी वजह से आपकी अटैम्प्ट क्लियर नहीं है, क्लैरिफाई नहीं आप कर सकते, तो जो है दोबारा भी टेस्ट में अपीयर आप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे MD अकेडमी में होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही चांस है साल में, फिर आप अगले साल देंगे। तो लिहाजा U-SAT में इस तरह से नहीं है। आपने U-SAT को जब भी अगर आप एक दफ़ा नहीं अगर आप दे पाए या क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि जो इस टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। तो जो आपका MCQ बेस है उसको अटैम्प्ट देने के लिए आपके पास है 100 मिनट्स, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। और जो आपका SS बेस है उसको अटैम्प्ट देने के लिए आपके पास है 40 मिनट्स, यानी कि इस पूरे टेस्ट की जो अटैम्प्ट है उसको देने के लिए आपके पास है 2 घंटे और 20 मिनट। और अगर MCQ बेस की बात करें तो वो 100 मिनट्स हैं, और SS की बात करें तो वो 40 मिनट्स है। तो आप जब भी अपने टेस्ट की अटैम्प्ट आप दें या जब भी आप टेस्ट को अटैम्प्ट आप करें, स्टूडेंट्स अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं, अब 80 से 90% स्टार्ट में ही जब उन्हें क्वेश्चन जो शीट मिलती है और आंसर शीट जब उनको मिलती है, फ़ौरन से वो जो है रोल नंबर लिख के तो फ़ौरन से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो अपना टेस्ट दे लेते हैं, फिर जब उसको रीचेक करते हैं या उसको दोबारा स्टडी करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने इसका आंसर गलत जो है इसका फिल कर लिया है, या गलत इसकी जो हमारी बबल शीट है उस पर हमने जो है गलत मार्क किया है। तो लिहाजा आप जब भी टेस्ट आपको मिले या पेपर आपको आंसर शीट मिले, स्टार्ट में ही आप कम से कम आप आधा घंटा या 40 मिनट पहले उस टेस्ट को स्टडी करें अच्छे के साथ, अपने माइंड में उसका सलूशन बनाएं और फिर उसकी अटैम्प्ट जो है वो आप करें। क्योंकि स्टूडेंट स्टार्ट में ये गलती करते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है कि शायद हम काश ऐसा ना करते। तो लिहाजा वो काश अगर आपके माइंड में आए तो आप कोशिश ये करें कि आप स्टार्ट में ही पहले टेस्ट को अच्छे तरीके से आप पहले स्टडी करें,
15-20 मिनट, आधा घंटा या जो 40 मिनट है वो आप पहले अपने टेस्ट को अच्छे से दें, सॉल्यूशन अपने माइंड में आप बनाएं, माइंड में बना के फिर आप उसकी फिलिंग करें। तो ये जो ट्रिक है ये बड़े काम की है। अक्सर स्टूडेंट्स जब अगर इस ट्रिक पे चलते हैं तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। या आप ये कह लें कि ये जो ट्रिक है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास जो गलती के चांस है वो कम है। तो आप ये कह लें कि अब ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है यूसेट की जो मैंने आपके साथ शेयर की वो तो तकरीबन आपको मैंने बता दी है, या आप ये कह लें कि सारी ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन थी वो हम जो है इस अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो मेरे स्टूडेंट्स या आप कहने जो आपके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई फ्रेंड है, मेरी वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको यूसेट का अगर उन्हें टेस्ट देना है तो उनको अवेयरनेस मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।